हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आज की टेस्ट सीरीज के अंदर। और ख़ास बात ये कि ये टेस्ट सीरीज रीड लैंग्वेज 2 के विद्यार्थियों के लिए अंतिम टेस्ट सीरीज है। यानी कि 30 नंबर की टेस्ट सीरीज जो आपको सॉल्व करानी थी, ये वह टेस्ट है। बाकी का 10 टेस्ट यानी कि पेपर नंबर 36वां आज ऐप पर लगने वाला है। और इसके बाद 4 टेस्ट ऐप पर रह रहे हैं जो आपके 21, 22, 23 और 24 तारीख तक कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी का कल लगेगा आपका मैराथन क्लास, कल शाम को 5:30 बजे। मैराथन के अंदर आपकी सारा लिटरेरी डिवाइसेज होगा और पेडागोजी होगी। पेडागोजी में आपके 2 चैप्टर्स रह गए थे, एक तो मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन और एक रह गया था रिमेडियल टीचिंग। ये दोनों के जो क्वेश्चंस हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हम लोग सॉल्व करेंगे हमारा लिटरेरी डिवाइसेस को। चलो आज हम पेपर सॉल्व करते हैं कि आज के पेपर में क्या खास कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। टीचर शुड ट्राई टू सेलेक्ट दोज वर्ड्स विच इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस, दिस इज कॉल्ड। जब सिचुएशंस की बात आए, बड़ी संख्या में सिचुएशन, दिस कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये सब प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर आता है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आता है कि फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट मैटर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कवरेज होना चाहिए, रेंज होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, टीचेबिलिटी होना चाहिए, लर्नेबिलिटी होना चाहिए। लेकिन अगर नंबर ऑफ सिचुएशंस की बात करें कि कोई शब्द हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उन शब्दों को हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रेंज की। हम बात कर रहे हैं रेंज की। तो दोस्त यहाँ पर आंसर आ जाएगा रेंज। और ये मैं प्रश्न आपको मैराथन के अंदर सॉल्व करा चुका हूँ। मैराथन के अंदर लगभग मैं टीचिंग पेडागोजी के सारे क्वेश्चन ले चुका हूँ। अब नए तो कहाँ से बनेंगे। Which of the following is not true? निम्न में से कौन सी चीज सत्य नहीं है। About the principle of selection, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताइए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है कि कितनी बार एक शब्द को यूज किया गया है। अवेलेबिलिटी ये दर्शाती है कि एक आइटम को कितना कन्वीनियंट है हमारे लिए पढ़ाना। कवरेज ये दिखाता है कि भाई नंबर ऑफ थिंग्स जो भी पढ़ाई जा सकती है एक पर्टिकुलर वर्ड की। लर्नेबिलिटी ये कवर करती है एक शब्द को और स्ट्रक्चर को that can be used in many contexts और situations। जब किसी शब्द को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो तो उसे क्या कहते हैं, कवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कवरेज। या सिचुएशंस में वो रेंज कहते हैं उसको। अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर रहे हो ना किसी वर्ड को और किसी स्ट्रक्चर को, तो अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हो तो ये लर्नेबिलिटी नहीं होती है, रेंज होती है। क्या होती है मेरे भाई, रेंज। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपका किस चीज के लिए है कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, निम्न में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है, इट इज नेसेसरी, जो ये जरूरी है कि टीचिंग शुड बी डन इन सच अ वे, कि टीचिंग एक ऐसे तरीके से होनी चाहिए दैट अ चाइल्ड इज एबल टू लर्न बोथ, कि बच्चा दोनों सीख जाए। कौन सी चीज, रिसेप्टिव। जैसे रिसेप्टिव का मतलब आए तो आपके दिमाग में 2 चीज दौड़ जानी चाहिए। रिसेप्टिव का मतलब होता है रीडिंग एंड लिसनिंग, कि रीडिंग को भी सीख ले और लिसनिंग को भी सीख ले, और साथ साथ प्रोडक्टिव। और प्रोडक्टिव जैसी दिमाग में आए तो 2 चीज आएगी, बोलो कौन कौन सी, राइटिंग और स्पीकिंग। जब चारों स्किल्स की बात चल रही हो तो कौन सा, जब चारों स्किल्स की बात चल रही हो तो कौन सा प्रिंसिपल काम आता है, बोलो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नो, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस क्या कहता है कि सामने होनी चाहिए मूर्त चीज। किसी चीज को समझने के लिए सामने होनी चाहिए मूर्त चीज। जैसे मैं आपको स्पेक्टिकल समझाना चाहूं तो चश्मा आपके सामने लेकर के आऊंगा, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। और प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, मतलब जो चीज बोलते हो लिखते हो सब एक्यूरेट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच, इसका मतलब जब आप किसी चीज को अप्रोच को यूज करते हो या किसी कंटेंट को यूज करते हो तो वो आपके अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में काम आना चाहिए, अलग अलग पहलुओं में काम आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, ये एल ही है सारे। प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, तो ये सिद्धांत है किसकी, प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन कहता है कि भैया जो भी कंटेंट्स आप पढ़ा रहे हो वो सारा सब्जेक्ट मैटर किसके अंदर होना चाहिए, सारा की सारा सब्जेक्ट मैटर अलग अलग अनुपात यानी समान अनुपात में होना चाहिए, चारों स्किल्स समान अनुपात में। तो प्रपोर्शन कहता है, तो चारों स्किल्स पर ध्यान देता है, ऑप्शन आएगा 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन। बताइए कि इवेल्युएशन का मूल्यांकन निम्न में से कौन सा नहीं है। इसका जो उद्देश्य है, क्या निर्देशों में सुधार करने का नहीं होता, या टीचिंग में सुधार करने का उद्देश्य नहीं होता कि इसका, क्या बेटर लर्निंग को प्रमोशन करने का नहीं होता,
क्या इससे मदद नहीं मिलती कि हम पूर्वानुमान लगा सकें और निदान भी कर सकें? भाई बीमारी का, स्टूडेंट की प्रॉब्लम का पता लगाने का काम और पूर्वानुमान लगाने का काम कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कौन सी लैंग्वेज इसकी सही रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट इसका सही रहेगा। बिल्कुल ये दोनों काम ये करता है। इसके अलावा लर्निंग भी अच्छी करवाता है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे देता है कि नहीं देता मेरे भाई? तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला, प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ होम लैंग्वेज मस्ट बी। अगर हम सावधानियां बरतते हैं होम लैंग्वेज के यूज में तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कि केवल अंग्रेजी की भाषण, यूज इंग्लिश स्पीच ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, स्केचेज एंड अदर्स पॉसिबल मीन्स। क्या अगर अपन मदर टंग का यूज करते हैं तो मदर टंग के यूज में अंग्रेजी भाषा की बात आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। आफ्टर गिविंग एन इक्विवेलेंट इन मदर टंग, जब हम समतुल्यता दे देते हैं मदर टंग में तो टीचर को क्विकली इंग्लिश में चला जाना चाहिए। टीचर को यूज करने चाहिए मदर टंग को इन केस ऑफ टीचिंग फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। जब वो फ्रेज करता है सेंटेंसेज को, टीचर्स को समटाइम आस्क द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन मदर टंग, कि क्या कभी कभी किसी टीचर को मदर टंग में क्या कर लेना चाहिए, शब्दों का मीनिंग जान लेना चाहिए। जी आप आंसर बताएंगे, आप आंसर बताएंगे फटाफट से कि इसका क्या आएगा। यूज इंग्लिश ऑब्जेक्ट्स, क्या हम विषय वस्तुओं को या वस्तुओं को अपना करके हम क्या कर सकते हैं, होम लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं, या फिर कोई इक्विवेलेंट आप लैंग्वेज अपना करके इंग्लिश में मूव कर जाएं। पहले तो मदर टंग यूज करें, फिर इंग्लिश में क्विक कर जाएं, और फिर इसके बाद टीचर को अपनी मदर टंग का यूज करना चाहिए टीचिंग फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज, फ्रेज और सेंटेंस पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, तो टीचर को यूज करना चाहिए अपनी मदर टंग को किसके संदर्भ में, फ्रेजेज और क्या सेंटेंस पढ़ाने के लिए। अगर आपको वाक्यांश पढ़ाने, सेंटेंस पढ़ाने तो आपको मदर टंग यूज करनी, बाकी वर्ड्स का यूज इंग्लिश में करना चाहिए। जैसे पेन, पेन इंग्लिश में, ठीक है, स्पेक्टिकल्स इंग्लिश में, शर्ट्स इंग्लिश में, नोज इंग्लिश में। लेकिन जब सेंटेंस बोल रहा है कि आई एम टचिंग माई नोज की जगह मैं अपनी नोज टच कर रहा हूँ, तो मैं अपनी नोज टच कर रहा हूँ, तो हिंदी की जगह इंग्लिश के तो वर्ड्स और लैंग्वेज हिंदी का, ऐसे कुछ फ्रेजेस और कुछ सेंटेंसेज इंग्लिश के यूज करने चाहिए, सॉरी मदर टंग के यूज करने चाहिए। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, पहले पढ़ रखा है आपने, बताइए। इसमें सूचना एकत्रित होती हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस भी करता है, जजमेंट भी करता है, डिसीजन भी करता है। बिल्कुल ये आपने किया हुआ है, आराम से आप कर देंगे, और 4 ऑप्शन से बिल्कुल इसके सही है। बताओ, विच ऑफ दीज इज टेकन इनटू अकाउंट इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट। अगर हम संप्रेषण दक्षता टेस्ट ले रहे हैं किसी बच्चे का, उसका स्पीकिंग टेस्ट ले रहे हैं, तो स्पीकिंग टेस्ट में हम कौन सी चीज़ ध्यान रखेंगे कि थोड़ी व्याकरणात्मक एक्यूरेसी हो। वैसे तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देते, फ्लुएंसी पे ध्यान देते हैं, हाँ सिचुएशनल अप्रोप्रिएसी पे भी ध्यान देते हैं। ये थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया कि अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम फ्लुएंसी लगाए थे, लेकिन हमारा ये कह दिया कि स्थिति जन्य, स्थिति के अनुसार जो सटीकता होनी चाहिए। एक बच्चा ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वाला सीन दिखाना है हमको, रोल प्ले करवा रहे हैं, डॉक्टर वाला सीन उसको करना है और वो नर्स वाला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा ना, वहाँ पर आपको डॉक्टर वाला स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा। तो स्थिति जन्य एप्रोप्रिएसी तो होनी चाहिए, स्थिति जन्य सटीकता तो होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ऑप्शंस की वजह से हम लोगों को ये भी ऑप्शन भी चुनना पड़ रहा है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए, अगर हम यूजुअल सीक्वेंस देखें रेगुलर क्लासरूम टीचिंग में, तो नियमित रूप से हम क्लासरूम टीचिंग कैसे करते हैं, पहले टीच करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर रीटीच करते हैं। और एवेल्युएशन में क्या होता है, टेस्ट, फिर टीच और फिर टेस्ट, टेस्ट टीच टेस्ट, ये एवेल्युएशन होता है। और अगर आपसे यूजुअल सीक्वेंस पूछे रेगुलर क्लासरूम टीचिंग का, तो पहले टीच करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर रीटीच करते हैं। तो टीच, टेस्ट और रीटीच, ये अपन का आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव रिमेडियल टीचिंग शुड बी फॉलोड बाय। अगर अपन रिमेडियल टीचिंग के स्टेप्स अपनाते हैं तो वो क्या होने चाहिए, ध्यान रखना, अभी अभी बताया कि पहले टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, टेस्ट। लेकिन इसमें देखो कैसे फॉलो होगा, टेस्ट फॉर द वीकनेस वेन एवर दे अपीयर, तो ये तो बाद में आएगा। फॉलो द रिमेडियल ड्रिल यूनिट्स ऑन द स्पेसिफिक वीकनेस, पहले वीकनेस का पता लगाना पड़ेगा। पहले देखो टीच करो, फिर टीच करके रिव्यू करो, चीज़ों को रिव्यू करने के बाद पहले पता लगाओ भाई कमजोरी क्या है, फिर उनको ड्रिल दो। तो मतलब ABCD का सीक्वेंस चलेगा, बिल्कुल सही है, ABCD का सीक्वेंस चलेगा। क्यों चलेगा ABCD का सीक्वेंस माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि पहले तो कंटेंट पढ़ाएगा टीचर, टीचर ने पढ़ा दिया तो वो रिव्यू करेगा, मतलब फीडबैक लेगा, या फिर छोटे छोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट करके बच्चों को वीकनेस पता लगाएगा, फिर उनको ड्रिल देगा, रिमेडियल ड्रिल देगा ना,
तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। एवेल्युएशन हेल्पफुल होता है इम्प्रूव करने में। क्या चीज़ इंप्रूव करता है? स्कूल की बिल्डिंग बनाने में, टीचर का बिहेवियर बनाने में, करिकुलम, टेक्स्ट या फिर टीचिंग मटेरियल को तैयार करने में, या स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल सुधारने में। मूल्यांकन से केवल यही मदद मिलती है, पाठ्यचर्या सुधर जाती है और टेक्स्ट जो है अध्याय हैं वो भी सही हो जाते हैं और टीचिंग मटेरियल को भी सही फ़ायदा मिल जाता है सुधरने में। मतलब इम्प्रूव करते हैं हम टेस्ट के आधार पर कि बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं या नहीं है, कई बच्चों के लेवल से ज़्यादा एक्सेस तो नहीं कर रही ये चीज़ें। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कैन कॉज डिसऑर्डर्स इन ए लर्नर। लर्नर में कौन सी चीज़ समस्या का कारण बन सकती है? बताओ। जब पेरेंट्स और टीचर्स ऑफ फ्रेंड्स बिकम पुअर मॉडल्स, जब वो बेचारे कमज़ोर मॉडल बन जाते हैं, मतलब वो बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पाते। मौक़ों का कम मिलना बच्चों के लिए। बाइलिंगुअलिज्म का होना लर्नर का, लर्नर दो भाषा बोलता है जब ज़्यादा दिक्कत आती है। क्या तीनों ही सही है? ये डिसऑर्डर ये एक प्रकार का। भाई अगर मान लो किसी के माँ बाप, मतलब बच्चे जो हैं, बच्चे के माँ बाप है ना, वो थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं, टीचर्स गड़बड़ कर रहे हैं, या फिर उसके जो भी है फ्रेंड्स वगैरह वो भी गलत तरीके से मॉडल्स बन जाते हैं, गलत रूपांतरण कर लेते हैं। जैसे कोई माँ बाप तुतलाते हैं तो बच्चा डिसऑर्डरली क्या करेगा? डिसऑर्डरली तुतलाएगा। और अगर टीचर जैसे बोलता है तो वो टंग टीचर के जैसा ही उसका हो जाता है। फ्रेंड्स बोलते हैं तो फ्रेंड के हिसाब से वो बोलने लगता है। बच्चा नहीं बोलता, छोटा सा आपने देखा होगा, वो बच्चे बाहर के लोगों की कॉपी करते पर कहते नहीं बेटा ऐसे नहीं तुतलाते, सही बोलते हैं, तो बच्चे को अपन सही करवाते हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज़ की कमी, जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती बच्चे को एक्सपोज करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, ये भी एक डिसऑर्डर पैदा कर देती है। और बच्चा जो बाइलिंगुअल होता है, जैसे मान लो कि मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, तो कई बार ऐसे टर्म्स में हिंदी और इंग्लिश में उल्टे सुलटे बोल जाता हूँ, तो हिंदी में किसी चीज़ को क्या लिखते हैं, इंग्लिश में किसी चीज़ को क्या लिखते हैं, तो ये भी डिसऑर्डर पैदा कर देता है। तो ऑल ऑफ दीज कारण बन सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है हु कैन द फर्स्ट टू प्रपोज अ चेंज टूवर्ड्स अ कम्युनिकेटिव अप्रोच इन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मैथोलॉजी। बताओ कैस ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने प्रस्ताव रखा था कि वो कम्युनिकेटिव अप्रोच में परिवर्तन लाएगा अंग्रेजी टीचिंग के लिए? बताओ ये कौन थे? क्रिस्टोफर ब्रमफिट। ये अपन ने किस में पढ़ लिया था? ये अपन ने अपने मैराथन क्लास के अंदर पढ़ लिया था। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, बताइए। ये अपन ने सॉल्व भी किया था कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो है उसके अलग अलग गुण हैं, कई सारे गुण हैं जो कि अलग करती है इसको दूसरी विधियों से। बताओ सीएलटी दूसरी विधियों से अलग क्यों है? क्योंकि सीएलटी में अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो घटित होती है किसके? एक्टिव स्टूडेंट की इंटरेक्शन से। बिल्कुल होता है। क्या बताओ विद्यार्थी इस सीएलटी के अंदर एक्टिव नहीं रहता? रहता है। और इंटरेक्शन भी करता है कि नहीं करता? फॉरेन लैंग्वेज में बिल्कुल करता है। टीचिंग तब होती है जब यूज करते हैं ऑथेंटिक इंग्लिश टेक्स्ट को, बिल्कुल ऑथेंटिक इंग्लिश टेक्स्ट को यूज करते हैं। यानी कि ये वाला और ये वाला दो पॉइंट तो इसके अंदर आ ही नहीं सकते। भाई यूँ कह रहा है कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाती है, ठीक है ना। बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाती है? तो ये अलग बनाती है, ठीक है ना, दोनों ही बनाती है ना। अब देखो स्टूडेंट्स ना केवल सीख पाता है सेकेंड लैंग्वेज को, बल्कि वो उनकी रणनीतियों को भी सीख जाता है, रणनीतियों को भी सीख जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू लर्नर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेज, की जो अधिक महत्वता है वो नहीं दी जाती किसके लिए? व्यक्तिगत के मतलब विद्यार्थी के व्यक्तिगत अनुभवों पर और सिचुएशंस पर, जो कि समझी जाती है एज एन इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंटेंट ऑफ द लेसन्स। कि यहाँ पर वो एक इनवैल्यूएबल मतलब जो मूल्यहीन योगदान दिया जाता है या योगदान मानी जाती है लेसन्स के कंटेंट के लिए। यूजिंग द न्यू लैंग्वेज इन अनरिहर्स्ड कॉन्टेक्स्ट, वो यूज करते हैं नई लैंग्वेज को अनरिहर्स्ड कॉन्टेक्स्ट में। क्रिएट लर्निंग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द क्लासरूम, वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को आउटसाइड द क्लासरूम तैयार करते हैं। बताइए, कर लिया अपन ने क्वेश्चन? हाँ भैया देखो, ये एक्टिव स्टूडेंट तो इसके अंदर रहता ही रहता है, फिर ऑथेंटिक इंग्लिश टेक्स्ट भी इसके अंदर होते हैं,
सेकंड लैंग्वेज को भी वो सीखता है। और इसमें इंपॉर्टेंस व्यक्ति के बच्चे की पर्सनल एक्सपीरियंस को दिया जाता है, अगर नॉट गिवन नहीं दिया जाता तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ओनली डी इज रॉन्ग, बाकी का तो सब सही है। आगे देखिए, फॉलोइंग को मैच कीजिए, कौन कौन से कॉलम मैच कर सकते हो? पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट, कौन कौन से हैं? तो देखो, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? इनकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी, ये होती है कुछ ए बी बी ए सी डी। और पहले में पेट्रार्कन में हम ये रख सकते हैं, लेकिन ए में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो ए में क्या हो, पहला हो। तो अब ए में पेट्रार्कन जैसी एक और राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी, मतलब इसका मतलब दूसरी राइम स्कीम माननी है इसमें, पहली वाली राइम स्कीम नहीं माननी है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, ये दूसरी वाली राइम स्कीम मान ली, मतलब ये दोनों में से, ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन सही आएगा, ठीक है ना। अब तीनों में से एक ऑप्शन सही आएगा। शेक्सपियरियन अगर राइम स्कीम की बात करें, शेक्सपियरियन राइम स्कीम की बात करें, पहले पेट्रार्कन की बात करो, ये हो गया। शेक्सपियरियन की बात करो तो शेक्सपियरियन में होता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो लास्ट में जो जी आ रहा है वो शेक्सपियरियन है, मतलब चौथा। तो यानी कि ये दो में से कोई एक होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखिए, स्पेंसियन की राइम स्कीम पहली होगी तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपन का, और मिल्टॉनिक सोनेट जो है वो ये रही, नहीं गलत हो गया, मिल्टॉनिक सोनेट ऊपर का है, मिल्टॉनिक सोनेट ये दोबारा लिखने में आ गया, मिल्टॉनिक सोनेट तो ऊपर का है और स्पेंसियन नीचे का, ये वाला है, यानी कि चौथे में डी में एक, ये आ जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। ये सही है ना, देख लो एक बार। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी कुछ भी बन सकती है, और मिल्टॉनिक सोनेट लगभग एक जैसे होते हैं, तो ए बी बी ए सी डी। और शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी, और स्पेंसियन सोनेट की राइम स्कीम में डबल ही आ जाता है। अगला, चिल्ड्रन शुड, बताओ क्या करना चाहिए? बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, तो लुक फॉर यानी तलाश करना, लुक इनटू यानी होता है जांच करना, लुक आफ्टर यानी होता है देख रेख करना, लुक आफ्टर यानी देख रेख करना, और लुक एट यानी होता है देखना। तो माँ बाप की ओर देखना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा लुक आफ्टर, देख रेख करना चाहिए। अगला देखना, टू बी ए डैगर्स ड्रान, यानी कि खंजर खींच लेना, मतलब घातक शत्रु बन जाना, किसी के घातक शत्रु बन जाना। तो मतलब शत्रु बनना, अनफ्रेंडली होना, है ना। शत्रु, डैगर खंजर खींच लिए तो शत्रु बन गए अपन किसी के, शत्रु बन जाना। अगर अपन किसी खंजर खींच ले तो ना, खंजर जो दो लोग लड़ रहे हैं, डैगर खींच लिए एक दूसरे के, डैगर खींच लिए तो क्या हो गए अपन एक दूसरे के क्या बन गए, शत्रु बन गए, घात खून के प्यासे। योर सिस्टर इज सीरियसली इंजर्ड, तो हमारी बहन जो है बड़ी गंभीर रूप से चोटिल है। यू कंसल्ट ए डॉक्टर, बताओ, यू कैन कंसल्ट ए डॉक्टर, यू वुड कंसल्ट ए डॉक्टर, यू माइट कंसल्ट ए डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। बिल्कुल, जब सीरियसली इंजर्ड है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है, और स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी के लिए मेरे भाई आपका आंसर मुझे मालूम है क्या होगा, आपका आंसर होगा मस्ट, आपका आंसर क्या होगा, मस्ट होगा, ठीक है भाई साहब। अगला देखिए, यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स, तुम्हारे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं। यू बाई एनी मोर, बताओ, यू नीड नॉट बाय, तुम्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट बाय एनी मोर, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, नॉट नेसेसरी के लिए आ रहा है। भाई तेरे पास गर्ल्स शर्ट है तो जरूरत ही नहीं है भैया, नॉट नेसेसरी। बहुत सारी शर्ट होने पर आपको जरूरत नहीं पड़ती कि आप और खरीदें। आगे देखो, आइडेंटिफाई द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट बिगिनिंग साउंड, बताइए निम्न में से किस में डिफरेंट बिगिनिंग साउंड है। आप इसको करोगे, इसको हाउल बोलते हैं, हा साउंड आ रहा है इसमें WH से, इसमें हार्ट बोलते हैं, इसमें भी हा साउंड आ रहा है, इसमें एयर बोलते हैं इसको, तो इसमें आपका ए साउंड आ रहा है, AAD वाला, और इसको हॉल बोलते हैं, हॉल में भी है साउंड आ रहा है। तो आपका ये तीनों में ह साउंड है, और ये वाला जो है आ साउंड, ये ए साउंड है इसके अंदर, तो इसमें ए साउंड होने की वजह से ये तीसरा वाला डिफरेंट है। बताओ निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सच नहीं है। मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से एक गलत है, ध्यान रखना दोस्त, कितना गलत है इसमें, एक गलत है। बताओ, मोनोथोंग्स आर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट एंड लॉन्ग बाउल्स, बिल्कुल सही है। मोनोथोंग्स 2 भागों में बटे हुए हैं, शॉर्ट बाउल्स और लॉन्ग बाउल्स में, है ना। शॉर्ट कितने हैं,
शॉर्ट आपके कितने हैं 7 है और लॉन्ग कितने हैं 5 है, ठीक है ना। और डिप्थोंग जो है वो डिवाइडेड है क्लोजिंग और सेंट्रल साउंड। क्लोजिंग है ना, तो क्लोजिंग मतलब आई ओई ए औ और औ, 5 तो क्लोजिंग होते हैं और 3 सेंट्रल होते हैं। कॉन्सोनेंट जो है 24 होते हैं, बिल्कुल सही है, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। और बाइल लेबियो डेंटल में जो एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है, लेबियो मतलब होठ और दांत, इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर तो नीचे वाला होठ होता है, बोलते हैं ना फ व बोलते हैं ना। और एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर इज अपर टीथ, टीथ तक तो सही था, रिज और आ गया, तो रिज तो दांत के ऊपर का हिस्सा होता है, जबकि अपर टीथ ही होता है अपना, तो आंसर आएगा चौथे नंबर का। अगला देखना, ये पैसेज है ओपेरा, पढ़ो इसको, देखो ओपेरा क्या करता है, रेफर करता है एक ड्रामेटिक आर्ट को। ओपेरा एक कला, एक नाटकीय कला को क्या करता है, रेफर करता है। फॉर्म एक नाटकीय कला का रूप है, ये ओरिजिनेट हुआ था यूरोप में। इन विच द इमोशनल कंटेंट, जिसके अंदर भावुक जो रुचि है, ये भावुक जो अवयव है, इज कॉन्वेड, वो दिया जाता है टू द ऑडियंस, ऑडियंस को एज मच थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक के माध्यम से। बहुत वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल दोनों तरह का म्यूजिक बजाया जाता है, गले से भी और वाद्य यंत्रों से भी। एज इट इज थ्रू द लिरिक्स, ये लिरिक्स के माध्यम से डांस किया जाता है, कला की जाती है, ड्रामेटिक आर्ट है ये। बाय कॉन्ट्रास्ट अगर हम इसका विरोध देखें तो इन म्यूजिकल थिएटर में एक एक्टर जो है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी। अगर हम विरोध से देखें, बाय कॉन्ट्रास्ट मतलब थोड़ा सा आगे सीक्वेंस में कह रहा, विरोध तो नहीं कर रहा, कि म्यूजिकल थिएटर में जो एक्टर है ना वो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस प्राइमरी होती है, एंड द म्यूजिक प्लेज अ लेसर रोल, और म्यूजिक कम रोल भूमिका अदा करता है। जबकि ओपेरा में क्या होता है म्यूजिक, तो इसमें विरोध हो गया एक तरह का ना, कॉन्ट्रास्ट है ये। तो वो यो कहता है जबकि जो ड्रामा है ओपेरा में वो प्रेजेंट किया जाता है यूजिंग प्राइमरी एलिमेंट ऑफ थिएटर सच एज सीनरी। जबकि ओपेरा में क्या होता है कि वो प्राइमरी जो एलिमेंट होता है वो सीनरी होती है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं और एक्टिंग होती है। हाउएवर द वर्ड्स ऑफ द ओपेरा के जितने भी वर्ड्स होते हैं और लिब्रेटो के जो वर्ड्स होते हैं आर संग गाए जाते हैं रादर देन स्पोकन, बजाय बोलने के, गा के बोले जाते हैं इनको। द सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिकल एंसेम्बल, ये आपके जो सिंगर्स होते हैं ना वो साथ में हमेशा वाद्य यंत्रों के साथ में रहते हैं, रिंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, और बजाते रहते हैं एंसेम्बल, रिंगिंग और रिंग करते रहते हैं फ्रॉम ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल, और वो एक छोटे से इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल होते हैं उनको बजाते रहते हैं टू ए फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा में, एक बिल्कुल ध्वनिबद्ध ऑर्केस्ट्रा में ये बजाते रहते हैं। इट इज पॉइंटेड आउट द पैसेज दैट ओपेरा क्या करता है, ओपेरा डेवलप हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ म्यूजिकल थिएटर। इज ए ड्रामा, ये संग किया जाता है विद एन अकम्पनीमेंट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। ये हाई बजट प्रोडक्शन नहीं है, ये परफॉर्म किया जाता है यूरोप में। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये ओरिजिनेट हुआ था यूरोप में, तो परफॉर्म तो कहीं भी किया जा सकता है, हाई बजट भी नहीं है। ये ड्रामा है जो कि अकम्पनी के साथ, मतलब उसके साथ में क्या चलता है, एक ऑर्केस्ट्रा चलता है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द अब पैसेज, ऊपर के पैसेज से हम क्या समझ सकते हैं, पीपल कैप्टिवेट हो जाते हैं मोर बाय ओपेरा देन म्यूजिकल थिएटर, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं म्यूजिकल थिएटर से ज़्यादा ओपेरा को। ड्रामा ओपेरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द म्यूजिक के ऑर्केस्ट्रा इन ओपेरा कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज, म्यूजिकल थिएटर रिलाइज अबव ऑल ऑन म्यूजिक। पीपल ज़्यादा मंत्रमुग्ध होते हैं बाई ओपेरा के द्वारा बजाय म्यूजिक के। तो बताओ यहाँ आया था बाई कॉन्ट्रास्ट इन म्यूजिकल थिएटर एंड एक्टर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज प्राइमरी। तो बताओ ड्रामा इन ओपेरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय म्यूजिक के, तो वो ऐसा तो कहाँ बोला है इसने, ये बोला है कि एंड द म्यूजिक प्ले अ लेसर रोल, म्यूजिक एक कम भूमिका निभाता है। तो ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा इन ओपेरा में ये प्रेजेंट किया जाता है प्राइमरी एलिमेंट्स को यूज करके, ठीक है ना, ऑफ थिएटर के, जैसे कि सीनरी को, कॉस्ट्यूम्स को एंड एक्टिंग को। तो ऑर्केस्ट्राज इन ओपेरा कैन वेरी कंसिडरेबली इन साइज। The musical theater and actors dramatic performance is primarily, and the music plays a lesser role. The drama in opera is presented using primary elements of theater. नहीं, ये तो नहीं बोला, देखो ये बोल रहा है
कि हाउएवर फिर भी द वर्ड्स ऑफ द ओपेरा, ओपेरा में जो वर्ड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, जैसे मैं अपन ये तीसरा भी माने दूसरा भी, तो ओपेरा में जो वर्ड्स होते हैं और लिबरेटो होती है वो क्या किए जाते हैं, वो संग गाए जाते हैं बजाय स्पोकन के। और ये मना कर रहा है कि म्यूजिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि म्यूजिक तो है और उसमें साफ साफ बोल रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट तो लेकर के चलते हैं ओपेरा के अंदर, एक वाद्यंत्र तो होता ही है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। और लोग मंत्रमुग्ध होते हैं, लोगों वाली बात रही। म्यूजिकल थिएटर जो है वो म्यूजिक पर निर्भर करता है, ऐसा भी कहीं नहीं दिया म्यूजिकल थिएटर में, उसमें बताया कि ड्रामा सेकेंडरी होता है और वो निर्भर तो ड्रामा पे भी करता है। ये ऑर्केस्ट्रा वाला सही है, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा जो होते हैं जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं किसमें, ओपेरा के अंदर, वो अलग होते हैं साइज में। क्योंकि इसमें देखो साफ दे रखा है कि देखना यहाँ पर किधर गया, हाँ देखो कि जो ये स्मॉल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं एनसेंबल करने के लिए, एक फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा, मतलब एक पूरा सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा को निर्मित करने के लिए एक फुल क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा जो ओपेरा में, बिल्कुल ऑप्शन इसके साफ नहीं दे रखे, क्लियर नहीं दे रखे, ऐसे ही है। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द पैसेज इंडिकेट्स, बाय कॉन्ट्रास्ट पैसेज में क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, विरोध दिखाता है, रीजन दिखाता है, या सीक्वेंस या एक्स पैसेज दिखाता है। एक फैसेस कहते हैं इसको, एक फैसेस, एक फैसेस का मतलब होता है किसी निर्जीव चीज को सजीव बना देना या किसी निर्जीव चीज को सजीव के रूप में व्यक्त करना। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट आंसर आएगा, न रीजन न सीक्वेंस, इसमें कॉन्ट्रास्ट आएगा क्योंकि इसमें विरोध दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है इसमें, बाई कॉन्ट्रास्ट आ रहा है तो इसमें विरोध दिखाया जाएगा, न कारण न सीक्वेंस। हाउएवर फिर भी जो पैसेज में क्या दिखाता है, प्लेस स्थान नहीं दिखाता, फिर भी रिप्लेसमेंट किसी भी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं दिखाता, कंसेशन दिखा सकता है, एक प्रकार की छूट दिखाता है, फिर भी ऐसा हो जाता है। मतलब ऐसे यट वाला जो यट होगा आपका हाउएवर होगा, ये चीज़ें नेवरदलेस होगी, ये दिखाएगी कि आप आगे भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हो कंसेशन के छूट के माध्यम से। आगे देखिए, क्लॉडियो नाम का एक मॉन्टरवेडीज एल ऑर्फियो एक ग्रेट ओपेरा है। क्लॉडियो मॉन्टेवेडीज और एल ऑर्फियो एक बहुत ही बड़ा ओपेरा है, क्योंकि क्लॉडियो मॉन्टेवेडी वॉज अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ ओपेरा। मतलब इसमें रीजन क्या दिया है कि ये एक बहुत बड़ा ओपेरा है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे का ये ओपेरा है वो एक बहुत बड़े क्रिएटर है। तो आपने क्या किया है कि आप कहते हैं कि भैया आप चाय क्यों पी रहे हो, क्योंकि अक्षय कुमार कह रहा है चाय पिए। तो अक्षय कुमार यानी कि आप इस बंदे को बहुत बड़ा मानते हैं, इसलिए जितने भी ओपेरा इसके द्वारा बने हैं वो सारे की सारे बढ़िया होंगे। कहते हैं ना आपकी लता मंगेशकर बहुत अच्छी गायिका है और ये गाना लता मंगेशकर का है, तो ये वास्तव में अच्छा होगा। तो आप ये अपील टू अथॉरिटी करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पैसेज थोड़े से कंफ्यूजिंग थे लेकिन सही था, ठीक है, थोड़ा टफ था पैसेज। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले तो बालक एक शिशु होता है, फिर वो रोता रहता है, बिलखता रहता है, उल्टियाँ करता रहता है अपनी नर्स की आर्म्स में, एंड उसके बाद वो विनिंग और शिकायती स्कूल बॉय बन जाता है और अपना बैग उसकी पीठ पर रहता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग, और एक बिल्कुल तेज सुबह की तरह चमकता हुआ चेहरा और रेंगता हुआ वो एक घेंगे की तरह अपने स्कूल की तरफ जाता है। फिर वो प्रेमी बन जाता है और एक भट्टी की तरह आह भरने लगता है और दुख से भरे गीतों को रचने लगता है अपनी प्रेमिका की सुंदरता की प्रशंसा में। ये सारा ये लिया गया है मतलब किससे लिया गया है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज से लिया गया है, पूरी दुनिया एक रंगमंच से, और ये लिया गया है एज यू लाइक इट से। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है सेकंड लाइन में, बताओ, ये सेकंड लाइन रही, तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो मेटाफर की बात करो, म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, अपने माँ की नहीं, मेटाफर नहीं है इसके अंदर क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हुई है। इंटरनल राइम, आंतरिक राइम कहीं है नहीं, लेकिन इसके अंदर मैस्कुलिन राइम जरूर है। मैस्कुलिन राइम क्या होती है, जब एक ही पंक्ति में जो शब्द आते हैं उनके अंतिम जो स्ट्रेस्ड वर्ड है, जैसे स्ट्रेस्ड है म्यूलिंग पकिंग, ये क्या है, एक जैसे राइम सेंड कर रहे हो, इंग इंग यहाँ पर राइम आ रही है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका मैस्कुलिन राइम है। सिमली की बात करें तो सिमली इसके अंदर है नहीं, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखें, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। अब यहाँ लाइक आ रहा है तो इसमें तो आसानी से बता सकते हो, लाइक देखते ही कह सकते हो कि लाइक देखते ही क्या है, ये सिमली है, तो यहाँ पर ये सिमली हो जाएगा। अगला देखिए, साइंग लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह आ भर रहा है, विद अ बाउफुल बैलेट, एक शोक भरे गीत की तरह,
ठीक है ना, एक शोक भरे गीत की तरह वो भट्टी की तरह आ भर रहा है। कौन सा लिटरेट टर्म यूज किया गया है? सिमिली दिख रहा है, लेकिन सिमिली ऑप्शन में नहीं है। क्या करें, मेटाफर है नहीं इसके अंदर। अब इसमें क्या दिख रहा है? विद अ वोफुल बैलेड, मुझे तो ये दिख रहा है अलिट्रेशन, और तो कुछ दिखना नहीं रहा। अब बताओ आपको क्या दिख रहा है? असोनेंस, साइंग, लाइक, साइंग, साई, लाइक, फर्नेस, विथ अ वोफुल बैलेड, यही मुझे लग रहा है अलिट्रेशन, और तो नहीं लग रहा। ठीक है ना, आगे देखिए, असोनेंस भी लग सकता है, लेकिन अलिट्रेशन और असोनेंस दोनों एक साथ दे रखे हो ना, असोनेंस और अलिट्रेशन, तो और अलिट्रेशन और असोनेंस दोनों लाइन में है तो अलिट्रेशन को मान्य माना जाता है। हाउ मेनी लाइन्स डज ए राइम रॉयल स्टेंजा कंसिस्ट, कि एक राइम जो रॉयल स्टेंजा होता है उसके अंदर कितनी लाइन्स कंसिस्ट होती है, बताइए। बताइए, इसमें गिनिए लाइन, देखो कितनी आ रही है राइम रॉयल। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये राइम रॉयल स्टेंजा है और इसके अंदर 7 लाइन है, और सातों की सातों लाइन अपन के आंसर है, राइम रॉयल कहते हैं इसको। राइम रॉयल स्टेंजा में 7 लाइन होती है। अगला देखना, विच राइम स्कीम इज यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन सी राइम स्कीम यूज की गई है, बताइए। ढूंढिए। इन्फेंट, एंट, ए, आर्म, आ, बी, सैचल, 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 अयनक, ये अयनक, स्नेल, ए, लवर, अ, वैलिड, अ, ब्राउ, औ। कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी, कोई राइम स्कीम नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। तो जब राइम स्कीम ना हो तो उसको ब्लैंक वर्स कहा जाता है, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है। दोस्तों, ये पूरी रिकॉर्डेड क्लास थी। आज मुझे अर्जेंट कहीं जाना था, कल मेरी तबीयत खराब थी, तो अब कल अपन पूरा प्रॉपर अपन लाइव मैराथन लेंगे, कंप्लीट लाइव मैराथन। अगर इसमें कोई डिस्प्यूट आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आ जाता है, तो एक बार कमेंट जरूर करना। और बाकी का मुझे लगता है कि आप लोग बढ़िया तैयारी करो, उम्मीद करो, और कल अपन 5:30 बजे मैराथन के अंदर मिलेंगे। ये मैराथन लंबी चलेगी, क्योंकि लगभग पेडागोजी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा हम क्या भी सॉल्व करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।